गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने कल पढ़ा हिल्टन यंग कमीशन 1926, उसकी अनुशंसा के आधार पर आरबीआई की स्थापना की। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ और उसके तहत जो है आरबीआई कार्य करता। आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय सीडी देशमुख। जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब सीडी देशमुख जो थे वो इसके गवर्नर थे। तीसरे नंबर के क्रम में, कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के ये गवर्नर थे। फिर हमने पढ़ा मुद्रा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल के झा। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तब कौन थे? सीडी देशमुख। 1949, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। फिर अपन ने इसके बोर्ड देखा तो इसका 1937 तक जो मुख्यालय था वो कोलकाता था और उसके बाद में 1937 में इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया। इसके विभिन्न जो कार्यालय है वो राज्यों की राजधानियों में है, जो स्थानीय कार्यालय जिसे बोलते हैं। और जहाँ पर इसके स्थानीय कार्यालय नहीं है वहाँ पर एसबीआई जो होता है इसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता, अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। आरबीआई का वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आरबीआई के प्रमुख कौन होते हैं? गवर्नर। कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। आज हमें पढ़ना है आरबीआई के कार्य। बड़ा सरल टॉपिक है, उतना कठिन नहीं है। आरबीआई के कार्य सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे जो बीए एमए कर रहे हो उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आरबीआई के कार्य और उसके कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट लेते हैं। एक है कार्य और दूसरा वर्जित कार्य। वर्जित कार्य। तो सबसे पहले हम कार्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी बता दे आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? योगेश जी आप भी बता सकते हैं। आरबीआई का कार्य, मुख्य कार्य क्या है? बैंकों का नियमन। बैंकों का नियम। बहुत शानदार। आपके हिसाब से कौन सा काम है? नोटों का निर्गमन। नोट निर्गमन। नोट निर्गमन। अब इतना सा लिख लिया मैंने, नोट निर्गमन। क्या पूर्ण रूप से सही है? नोट निर्गमन। हाँ बको जल्दी से। क्या अमरदीप? सर सरकार के अनुसार करते हैं। सरकार के अनुसार करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सर उस पे नियंत्रण भी, नोट निर्गमन पर नियंत्रण भी है। मतलब कोई और भी नहीं है निर्गमन करता है? कोई यही करता है, पर सिर्फ यही करता है। इसके बाद जितनी पूंजी रहती है उस हिसाब से यहाँ लिखना पड़ेगा नोट निर्गमन का एकाधिकार। नोट निर्गमन करता है मतलब और भी लोग करते होंगे और ये भी करता है? नहीं, एकाधिकार। इसके अलावा दूसरा कोई नोट निर्गमन नहीं करता। तो पहला कार्य क्या है इसका? नोट निर्गमन। और नोट निर्गमन पर एकाधिकार। एकाधिकार। अब कौन सी विधि से निकालता है, क्या निकालता है, क्या टेक्निक है, ये बाद में देखेंगे। पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। मतलब जितना इसके पास में भंडार होता था, सोना चांदी विदेशी मुद्रा भंडार, उसके अनुपात में निकलता था। फिर 1957 से क्या कर दिया? न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली, उसे डिटेल में पढ़ेंगे कि इतने रुपए यदि इसके पास में है तो जितना चाहे उतना वो नोट निर्गमन कर सकता है।
अब ये टेक्निक हम पढ़ेंगे कि कैसे निकालता है, लेकिन नोट निर्गमन का एकाधिकार किसके पास? आरबीआई के पास। समझ में आया युवने जी? नोट निर्गमन का एकाधिकार आरबीआई के पास में। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कि भारत, मतलब भारत एक देश है, इसकी अपनी मुद्रा है, इसका नाम क्या है? रुपया। रुपया। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, पैसा है। हाँ, रुपया क्या है? रुपया है, पैसा नहीं है। क्या है? रुपया है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है। अब अलग अलग देशों की मुद्रा का नाम अलग अलग है, उनका रंग, रूप, आकार, छापने का तरीका सब अलग अलग है। तो भी हमारे देश की मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच में जो आनुपातिक संबंध है वो विदेशी विनिमय दर। कि भारत की मुद्रा को यदि अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करे तो इसके बीच में क्या होगा, कितने रुपए, तो ये कौन निर्धारित करता है? आरबीआई करता है। वो तो इंटरनेशनल मार्केट में अलग ही निर्धारित हो कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, लेकिन एक शब्द है मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन बड़ा शब्द है, आप लोगों के समझ के दायरे में है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि समझ न समझ। मुद्रा अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, क्या मतलब है? सर अपनी विदेशी मुद्रा के उसमें अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दें। विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दें, ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता होगा, ये अर्थशास्त्री बताएंगे। नहीं पता, कहाँ को पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र में? हाँ जी, आप बताएं, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? जब अपने देश में वित्तीय संकट जब अपने देश में वित्तीय संकट की स्थिति हो। हाँ, अमर आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए काय को बढ़ाने? आयात मतलब आज जो उधर से विदेश से हम खरीद सके और मुद्रा इस प्रति बनी रहे। हाँ, हाँ, आप कुछ बोलेंगे, बस मुस्कुराते रहोगे इनके तमाशे देख देख के, है ना? मतलब क्या तमाशा करते हैं ये लोग, कुछ भी बोलते रहते हैं। योगेश जी आप, मैंने पहले बोले बड़ा क्वेश्चन है, हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही काम चला हुआ क्वेश्चन है। हेमलता नहीं पता। ऑनलाइन वाले जयंत कुमार यदि होंगे तो आप बता सकते हो। निवेश ज्यादा होने लगता है भाई, वैल्यू कम हो जाएगी तो निवेश ज्यादा कैसे होगा भाई? आप चलते चलते एकदम ट्रैक से नीचे उतर गए भाई। आयात निर्यात तो प्रभावित होगा 100%, लेकिन कैसे कैसे प्रभावित होगा भाई? प्रभाव दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई दोनों प्रभावित होंगे तो फिर तो खत्म, फिर अवमूल्यन करने की जरूरत ही क्या बची भाई? एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। तो इससे क्या होगा, हमारी वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाएगी अवमूल्यन करने से। हमने विदेशी मूल्य को क्या किया, बाह्य मूल्य को कम किया है, तो इसका प्रभाव देश के ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा। देश के अंदर मुद्रा का मूल्य जैसा का वैसे ही है। हमने कहाँ कटौती की है, बाहरी मूल्य में की है। तो बाहर जो होंगे हमारे जो निर्यात होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, सस्ते होंगे तो ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा बिकेंगे। तो इससे हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी। बात समझ में? निर्यातों में वृद्धि होगी, लेकिन आयात तो जैसे कि वैसे है, वो उनकी तुलना में महंगे हो गए यहाँ पर। तो फिर आयात हमारे यहाँ हतोत्साहित होगी। निर्यातों में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और आयात क्या होते हैं, इससे कम हो जाते हैं, आयात कम हो जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए लाभदायक होता है। इससे क्या, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
या हमारे देश में जो अति आयात हो रहा था, बहुत ज्यादा आयात हो रहा था, जिससे हमारी उत्पादन करने की क्षमता प्रभावित हो रही थी, तो अब क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अब हमारे यहाँ उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दो धारी तलवार है, मुद्रा का अवमूल्यन दो धारी तलवार है। कैसे? यार कम हो जाएंगे तो फिर मतलब इफेक्ट हम पे भी गिरेगा उसका। नहीं जी, नहीं जी, आप फिर भी गलत ही समझे। गलत आदमी हमेशा गलत ही समझता है। जब बात पूरी समझ में नहीं आती तो वो कुछ भी तर्क लगाते रहता है, लेकिन लगा तो रहे हो। बाकी लोग तो सोच रहे होंगे सर अब इतना चिल्ला चोट कर रहे तब तक चाय पी लेता हूँ, है ना, ये भी हो सकता है। तो दो धारी तलवार कैसी? जैसे हमने डंपिंग पढ़ा ना, डंपिंग पढ़ा ना, जब हम विदेशों में अपने यहाँ की वस्तुएं सस्ते में बेचते हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो कीमत बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, तो विदेशी वस्तु फिर महंगी हो जाती है। अब हमने विदेशी मूल्य तो कम कर दिया और दूसरे देशों ने लगा कि यार ये 400 रुपये से कर रहा है, चलो थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देते हैं। तो एक तो हमने कम कीमत भी कम कर दी और ग्राहक भी नहीं बढ़े। जो 20 रुपए किलो आलू बेच रहे थे तो अब हमने 10 कर दी, लेकिन पहले भी उतनी बेचते थे और अभी भी उतनी बेच रहे, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ ना। तो ये दो धारी तलवार है, मतलब इससे लाभ भी हो सकता है और नुकसान। दो धारी तलवार का मतलब ये है कि इससे हमारे ऊपर भी आघात हो सकता है, हमें भी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि जैसे हमने नीति अपनाई सामने वाले ने भी उसी नीति का अनुपालन किया, तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अवमूल्यन को क्या बोलते हैं? दो धारी तलवार। क्लियर हो गया? अवमूल्यन क्या है? रुपए की या किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी, बाह्य मूल्य में कमी करना। क्यों की जाती है? ताकि निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा सके और आयातों को हतोत्साहित किया जा सके, आयातों में कमी की जा सके। लेकिन इसके प्रभाव जो होते हैं, अवमूल्यन के प्रभाव लिखिए। तो अवमूल्यन के प्रभाव में निर्यातों में वृद्धि होती है, आयातों में कमी होती है, विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। बड़ा क्वेश्चन बताया ना मैंने, बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए, तो क्या होगा? दो धारी तलवार हो सकती है। विदेशों ने भी इसी नीति का पालन किया तो हमें नुकसान होना उठाना पड़ सकता है। फिर संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। संसाधनों का दुरुपयोग कैसे होगा? भाई विदेशों में मांग बढ़ते जा रही है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, चलो हमारे यहाँ के संसाधन हम पूरे विदेशों में झोंक देंगे और 10 साल बाद हमें ही नहीं मिल रहे। ये हो सकता है। जैसे लोहा है, लोहे की मांग विदेशों में बहुत बढ़ जाए, भारतीय लोहे की, और हम बेचते चल जाए, फिर पता चला कि हमारे देश में ही कंपनी। तो ऐसा नहीं कि विदेशों में मांग बढ़ रही तो हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग करते चले जाए, और ये अवमूल्यन से होता है। ऐसा अवमूल्यन से ऐसा हो सकता है। विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, ये हानिकारक प्रभाव। विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। हम अपने यहाँ मशीनरी ये वो इतना अधिक कर लेते हैं, भाई निर्यात तो करना है, निर्यात तो करना है करते हैं, और पता चला कि उन्होंने आयात करना बंद कर दिया, तो अब हमें संभालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, फिर ये दिक्कत हो जाती है। क्लियर हो गया? तो दूसरा कार्य क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। देश में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। विदेशी मुद्रा कोष क्या होता है? विदेशी मुद्रा कोष देखना योगेश कितना है? विदेशी मुद्रा कोष मतलब हमें आयात निर्यात करना है, ठीक है। निर्यात करते हैं तो हमें भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम आयात करते हैं तो उनका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है। हमारे पास होना भी तो चाहिए विदेशी मुद्रा। तो ये आरबीआई क्या करते हैं? इसे मेंटेन करके रखता है, एक भंडार बना के रखता है।
तो विदेशी मुद्रा कोष कितना, 5 अरब डॉलर, 602 602 है ना, कितना? हाँ 602 602 एक दिन लेके आ जाओ, उड़ जाया करो पट से। ग्यारह अगस्त 2023 ये आंकड़ा लिखेंगे। 11 अगस्त 2023 की स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार 4.992 नहीं, ये ठीक नहीं है। 593.904 593.904 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर। अभी यदि हम बात करें तो चीन के पास में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। यह क्वेश्चन पलट सकता है, हम अमेरिका, रूस ऐसे देशों का नाम लिख सकते हैं। तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास में? चीन के पास में। भारतीय रुपए में नहीं नाप सकते विदेशी मुद्रा भंडार को, क्योंकि रुपए की वैल्यू बहुत ही कम है। क्लियर हो गया एकदम? तो विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना, मेंटेन करके रखना किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की, आरबीआई की। और इसकी तुलना की जाती है, जैसे हमारे पास टोटल कर्ज कितना है, विदेशी ऋण कितना है, और हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, ये तुलना हमेशा की जाती है। क्लियर हो गया ये? अगला लिखेंगे, साख का नियमन व नियंत्रण। साख का नियमन व नियंत्रण व ब्याज की दरों का निर्धारण, व ब्याज की दरों का निर्धारण। साख का नियमन व नियंत्रण तथा साख का नियमन व नियंत्रण तथा ब्याज दरों का निर्धारण, ब्याज की दरों का निर्धारण, ब्याज की दरों का निर्धारण। साख यानी क्या होता है? ऋण लेने की क्षमता, ऋणों की व्यवस्था, साख है। तो साख का नियमन व नियंत्रण, किसको ऋण देना है, किसको नहीं देना है। साख का नियमन व नियंत्रण वैसे राजकोषीय नीति से भी संबंधित है, लेकिन मुख्य इसकी दरें कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। यदि ब्याज दर कम कर देंगे तो सब लोग बैंक से ऋण लेना शुरू कर देंगे, और ब्याज दर बढ़ा दी तो फिर कोई ऋण नहीं लेगा, कोई ऋण नहीं लेगा, बल्कि जो अपने पास पैसे रहते हैं ना पर्स में, वो भी बैंक में जमा कर दें, क्योंकि उसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा, ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो ये सब ब्याज की दर है, जैसे बैंक दर, बचत खाते की दर, चालू खाते की दर, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सारी दरों का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। एक एक दर हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी इतना याद रखो, जितनी भी बैंक दर होती है उसका निर्धारण आरबीआई करता है। ब्याज दरों का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य, ये इसका क्या मतलब है? हाँ जी प्रिया,
अंतिम ऋणदाता। सर आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। गुड। और अगर बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तो हाँ, आरबीआई जब बात यही है, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में? दो बैंक में है। दो बैंकों में। हाँ, कौन कौन से? एसबीआई पंजाब। पंजाब नेशनल हम्म, बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में कब खुलवाया था? छठवीं में थे तो हाँ? छठवीं में थे तो छठवीं में थे तब खुलवा लिया। अब यदि पंजाब नेशनल बैंक से आपको ऋण चाहिए, है, और भी लोग ऋण लेंगे और उसके बाद है ही नहीं, तो वो कहाँ से लेगा? आरबीआई से, है। तो ये अंतिम ऋणदाता इसलिए बोला जाता है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं ऋण देने वाली, चाहे हाउसिंग से संबंधित हो या कॉमर्शियल से संबंधित हो या फाइनेंस कंपनियां हो, जितनी भी कंपनियां हैं ऋण देने वाली, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित हो, ये सारी कंपनियां जो है ऋण तो देती है, लेकिन ज्यादा पैसा हो तो आरबीआई के पास जमा भी कर देती है और इनको जरूरत हो तो आरबीआई से उधार भी ले लेती है। इन बैंकों को पता है यदि कहीं कुछ 19-20 हो गया तो हम आरबीआई से ले लेंगे। उसी प्रकार सरकार का बैंकर है, सरकार का बैंकर है। सरकार भी तो इतना सब कुछ ये पॉलिसी और ये और विकास कार्य करती है, तो उनको भी डर है, तो उनको भी लगता है कि हम ऋण कहाँ से ले लेंगे? आरबीआई से, और आरबीआई के माध्यम से विदेशों से ऋण ले लेंगे। इसलिए क्या बोला गया, इसे अंतिम ऋणदाता। वर्ल्ड बैंक से भी ऋण लेना हो तो वहाँ भारत सरकार तो बात करेगी, लेकिन आएगा किस अकाउंट में? आरबीआई, है ना? तो अंतिम ऋणदाता के रूप में ये कार्य करता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। फिर आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी पढ़ लिया था अपन ने। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों की बैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार जब जब इसे आदेश देती है न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत नए नोट छाप कर ये दे देता है। इसके बाद है समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। गृह के रूप में कार्य करना, कल बताया था मैंने समाशोधन गृह मतलब जो चेक वगैरह होते हैं दूसरे बैंक के आ जाते हैं तो उसका हिसाब किताब कर देना, कल बताया था इसको मैंने अच्छे से। समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। कृषि साख एवं औद्योगिक ऋणों की व्यवस्था करना, ऋणों की व्यवस्था करना। अब कृषि साख मतलब कृषि के लिए ऋणों की व्यवस्था करना, और इसके लिए उन्होंने कौन सी संस्था बना दी? नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड बना दिया 1982 में। अब लेकिन नाबार्ड भी पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। अब नाबार्ड बोलता है कि तुम सहकारी समितियां, केंद्रीय बैंक, जिला सहकारी बैंक, इन सबके माध्यम से ऋणों की व्यवस्था करो और मैं दूंगा, नाबार्ड बोलता है इनको। और नहीं होगा तो मैं पुनर्वित्त की व्यवस्था करूंगा। पुनर्वित्त मतलब एक से उधार लेना और दूसरे को दे देना। वे आरबीआई से लेंगे और इनको दे देंगे। तो इसी प्रकार आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1948। तो ये जो आईडीबीआई है ये भी आरबीआई के निर्देशन में काम करता है। तो वो औद्योगिक ऋणों की व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था है। इसके अंतिम कार्य के रूप में लिखेंगे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्रशिक्षण की व्यवस्था किसके लिए? जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसके लिए नया कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसके अनुसार प्रशिक्षण भी देते हैं। तो ये हो गए साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। अब
वर्जित कार्य, वर्जित कार्य, वर्जित कार्य कौन से हैं? जो आरबीआई नहीं करता है। इसके अलावा 2-3 कार्य और भी छूटे हैं इसमें, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लेन देन करना। ये लिख लो, इसमें कार्य में ही लिख लो कहीं पर भी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ लेन देन करना। एक और कार्य लिखेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंकों व अन्य संस्थाओं की बिना ब्याज की जमा स्वीकार करना, बिना ब्याज की जमा स्वीकार करना। अब हम इसके वर्जित कार्य देखते हैं। वर्जित कार्य, ये सारा भी क्वेश्चन है। वर्जित कार्य मतलब ऐसे कार्य जो बैंक नहीं कर सकता। अब यदि एक सरल सा क्वेश्चन यहीं पे बन जाए, आरबीआई के साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य लिखिए, तो क्या लिखिए? अर्जुन जी, आरबीआई के साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य लिखिए। नहीं बताया क्या मैंने? बता दिया, क्या बताया? जो बताया इससे पहले कि नोटों का निर्गमन, नियंत्रण वगैरह ये तो गलत है भाई। साधारण बैंकिंग मतलब जो आम बैंक करता है वो, तो आम बैंक क्या नोटों का निर्गमन करता है? ये तो नहीं है, ये तो इसके विशेष कार्य हो गए जो केवल यही कर सकता है। साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य जो मैंने आपके लिए लिखा है ना, क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक वो अन्य संस्थाओं के बिना ब्याज पर जमा स्वीकार करना। ये कार्य कोई भी बैंक करता है, कोई भी करता है, बैंक पैसों को जमा करना, ये साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। और दूसरा क्या, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से धन का लेन देन करना, ये कार्य कोई भी बैंक करता है, धन का लेन देन करना। तो ये क्या है? साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। अब वो जो कार्य है, ये जो लिखे हैं, ये वो कार्य है जो केवल और केवल आरबीआई विशेष कार्य जिसे बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वर्जित कार्य, ऐसे कार्य जो आरबीआई नहीं कर सकता है। आरबीआई जनता से, आरबीआई जनता से ब्याज पर राशि स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। क्लियर? बिना ब्याज के तो स्वीकार कर सकता। सर एक और है ना, जनता का पैसा उधार नहीं देना। हाँ? आरबीआई का कार्य जनता का पैसा उधार नहीं देना। जनता का पैसा उधार नहीं देना। उधार नहीं देना। क्यों? देखो, जनता का तो उसमें खाता ही नहीं है, जनता का उसमें, आम लोगों का उसमें खाता ही नहीं है, तो आम जनता उसमें पैसा जमा भी नहीं करते, जमा भी नहीं करते। ठीक है, तो ये सवाल ही नहीं उठता। पर कोई संस्था यदि उसमें चाहे कि भाई हमारे पास में कोई फंड है जो हम आपके पास में सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आरबीआई बोलता है मैं जमा तो कर सकता हूँ लेकिन इसके ऊपर ब्याज नहीं। ठीक, ब्याज नहीं, ये कार्य करता। तो क्या, आरबीआई जनता से ब्याज से जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकता। आरबीआई किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकता। जैसे बैंकों की बात करें, अब हम एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक है। अब क्या करते हैं, व्यवसाय शुरू कर दिया, म्यूचुअल फंड मार्केट में आ गए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है ना, म्यूचुअल फंड में आ गई है। म्यूचुअल में एक अधिकारी वही बैठा रहता है, वही देखते रहता है और बोलता है जैसे किसी खाते में 5-10 लाख रुपए है तो बोलते म्यूचुअल फंड में दे दो, फोन कर देते हैं, नहीं तो
फोन करना शुरू कर देते हैं वो लोगों को जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं ना खातों में। दूसरा, रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू कर देते हैं वो लोग। जमीन वगैरह खरीदना, कॉलोनी डेवलप करना, ये करना शुरू कर देते हैं मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है। लेकिन आरबीआई ऐसा काम नहीं करता। दूसरा, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, व्यवसाय नहीं कर सकता। तीसरा लिखेंगे, आरबीआई किसी आर्थिक संस्था की, आरबीआई किसी आर्थिक संस्था की न तो हिस्सेदारी ले सकता है, हिस्सेदारी ले सकता है, और न ही उसकी आर्थिक मदद कर सकता है। आर्थिक हिस्सेदारी को के लिए क्या शब्द आता है अमरदीप? शेयर है ना। न तो ये किसी आर्थिक संस्था के शेयर खरीद सकता है और ना ही उसकी मदद कर सकता है। आरबीआई गैर जमानती ऋण नहीं दे सकता। आरबीआई गैर जमानती ऋण नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अभी विजय माल्या जी ये वो लेके चले गए पैसा, क्योंकि बैंकों ने देखा ही नहीं कि इनके पास में संपत्ति कितनी है और ये कितना ऋण लेते जा रहे, बस देते गए। और उन्होंने भी अपने कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बोला बोनस के साथ पेमेंट दूंगा, और 3-4 महीने तक उनको वेतन ही नहीं दिया। कंपनियों से भी किंगफिशर है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनकी, उन सब की इनकम अलग हो रही थी, बैंक से ऋण अलग लेते जा रहे थे, और कंपनी कर्मचारी को वेतन ही नहीं दे रहे थे। सब एक अमाउंट जमा किया, एक पोटली में बांधा और चले गए। अब क्या है, आरबीआई ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि वो संपत्ति का जायजा लेता है। पहले किसी बैंक को ऋण देना है तो पहले देखेंगे कि इनकी हमारे पास जमा कितनी है, सीआरआर के रूप में कितनी राशि है, एसएलआर के रूप में इनके पास कितना है, ये सब देखेगा और उसके बाद ऋण दे देगा। बिना जमानत के ऋण देता है कि ये नहीं। आरबीआई अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता, और न ही कार्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से अचल संपत्ति क्रय कर सकता है। अचल संपत्ति क्रय कर सकता है। क्लियर हो गई ये बात? क्या बोला? अचल संपत्ति अभी बता दिया मैंने, जमीन, भवन, मकान, ये अचल संपत्ति है। अब इसके ऊपर ऋण नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा? भाई यदि इसके ऊपर ऋण दिया तो मुझे जाना पड़ेगा वसूल करने के लिए, है ना। और चल संपत्ति पर ऋण दिया तो लाके जमा कर दो हमारे पास में, जब ऋण चुका दोगे तब लेके चले जाओ। भाई ऋण भी दो और तुम्हारे दरवाजे के चक्कर भी काटे, ये हमें काम पसंद नहीं है। मैंने एक दिन बताया था, शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? भाई ना तो वो सबसे तेज दौड़ सकता है, सबसे तेज दौड़ नहीं सकता, ना सबसे बड़ा होता है, ऐसा कोई गुण नहीं है जो उसे सर्वा साबित कर सके, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा होता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को राजा समझता है। जैसे आरबीआई भी यही, उसने अपने नियम कानून ऐसे बना के रख दिए हैं कि हमें किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो इस मार्केट का राजा है।
तो क्या आरबीआई अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता और न ही कार्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से अचल संपत्ति क्रय कर सकता है। अगला लिखेंगे, लास्ट हो गया। आरबीआई किसी कंपनी के अंश ना तो खरीद सकता है और न ही उसकी जमानत पर ऋण दे सकता है। अब मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? आरबीआई। थोड़ा जल्दी भी पढ़ा सकता हूं मैं, तो थोड़ा समझने में दिक्कत भी होगी। जहां समझ में नहीं है कल मेरे से बात भी कर सकते हैं इसी टॉपिक पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण, कार्य समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण क्या किया जाता है मौद्रिक नीति के द्वारा? मुद्रा की चलन में जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। यही पढ़ा मौद्रिक नीति। कौन करता है इसका संचालन? आरबीआई करता है। तो कौन कौन से उपकरण हैं? तो दो प्रकार के हैं, एक मात्रात्मक और दूसरे चयनात्मक या गुणात्मक जिसे बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और ये क्या होता है? गुणात्मक, क्वालिटेटिव। गुणात्मक, मात्रात्मक विधियां या मात्रात्मक इंस्ट्रूमेंट, मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? जैसे एक हो गया बैंक दर। यहां से प्री में क्वेश्चन उठता है, प्री में क्वेश्चन अक्सर बनता है यहां से। बैंक दर। दूसरा है रेपो रेट। तीसरा है आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। चौथा है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोषानुपात, CRR। एक होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, प्रमुख उधारी दर। एक होता है PLR, प्राइम लेंडिंग रेट, PLR। और भी हो सकती है। ये सब क्या है? प्रमुख बैंक की दरें हैं, प्रमुख बैंक की दरें। ये जो MSF है ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ तक है, और इसके बाद में ये गुणात्मक उपकरण में है। गुणात्मक, पहले हम इतने को समझ लेते हैं, फिर MSF, PLR इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ तक समझे जो मात्रात्मक है। मात्रात्मक, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर जिस दर पर हम सूचित बैंक को हाँ। मतलब जमा करने को उस पर जो दर देते हैं। बैंक दर
जिस दर पर ऋण देते हैं। जिस दर पर ऋण देते हैं। हाँ, ऋण देते हैं। हाँ जी विजय जी नमस्ते। नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपको अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन क्या मेरे बताने के बाद में पता हो जाता है? समझ में आ रहा है ना? बस यही चाह रहा हूँ मैं कि अभी कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपन ने पढ़ लिया वो समझ में आ रहा है या नहीं? देखो, बैंक दर बड़ी शब्दावली है, बड़ी शब्दावली वो नहीं है जो हम बैंक में ब्याज दर चल रही होती है, वो बैंक दर नहीं है, वो बैंक दर नहीं है। हम बात कर रहे हैं आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिल की पुनर्कटौती की जाती है, वो कहलाती है बैंक दर। वो क्या कहलाती है? बैंक दर। अब वो ब्याज दर नहीं है ये। अब यदि, या सरल शब्दों में, जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, और व्यापारिक बैंकों को ऋण किस आधार पर देता है? अपन ने पढ़ा अभी, गैर जमानती ऋण तो देता नहीं है। जो उनके सीआरआर वगैरह होता है या दूसरे बैंकों के उनके पास में लोन वगैरह वो होता है, उस दर पर जो पुनर्कटौती करता है, तो ये हमारे पास में है, ये उसका है, अब इसके ऊपर हमें ऋण चाहिए, किस दर पर देंगे? तो ये जो दर होती है वो क्या कहलाती है? बैंक दर। इसे लिखेंगे अच्छे से, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 के तहत बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने, बदलने या पुनर्बट्टा करने के लिए तैयार रहता है। जो भी उनके पास बॉन्ड वगैरह हो, उसके ऊपर जिस दर पर वो पुनर्कटौती कर सकता है। अभी थोड़ा कठिन हो गया, सरल भी लिख लेते हैं, अब अपनी तासीर के अनुसार याद कर लेना। सरल शब्दों में, बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ सोचने लायक बात है कि बैंक दर का क्या प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक बैंक दर का उपयोग कब करता है, कैसे करता है? बड़ा क्वेश्चन अब बनता है। ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, अब समझ का, बोध का प्रश्न है कि आरबीआई जैसे पहले 5% थी, अभी वर्तमान में 6.15% बैंक रेट है, और अभी जो कोरोना काल था ना 4.65 तक पहुंच गई थी।
कोरोना काल में 4.65, और अभी कितनी है 6.15%। वे बैंक दर कम कर देते और ज्यादा कर देते, इसका क्या औचित्य है? तो आरबीआई का काम क्या है? साख को नियंत्रित करना, पढ़ाना पड़े, साख को नियंत्रित करना, मतलब लोगों के पास में कैश कम रहे या ज्यादा, लोगों को ऋण ज्यादा दे या कम दे। तो बैंक दर बढ़ा दिया, तो रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक से 6.15% पर उधार लेंगे, तो हमें कितने में देंगे? ज्यादा में देंगे भाई। एक व्यापारी की तरह है व्यापारिक बैंक, तो कहीं से लाते हैं और हमको देते हैं, और तब तक देते रहेंगे जब तक उनको फायदा होते रहेगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से महंगा कर देंगे और हमको सस्ता देंगे, ऐसी कोई सब्सिडी तो अभी मिल नहीं देंगे, ठीक। तो जब उसको रिजर्व बैंक को मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना हो, संकुचित करना हो साख को, तब ब्याज दर को, बैंक दर को बढ़ा देते हैं, ठीक। अब ब्याज दर महंगी हो जाती है, जैसे अभी ब्याज दर हाई हो गई है, तो अब कोई ऋण लेना नहीं चाहिए। 14% तक के जो ब्याज दर है अभी काय की, पर्सनल लोन की, और होम लोन भी 9 से 10% हो गया। पहले 6% था, अब 10%, तो कोई लेगा क्या? अब बैंक दर कम कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि बैंकों के पास में ढेर सारा पैसा जमा है यार, आरबीआई के पास में भी। अब पैसा रख के क्या करेंगे? पब्लिक के पास देंगे तो उपयोग करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, तो क्या करो, बैंक दर को कम करेंगे, ब्याज दर कम होगी, खूब प्रचार प्रसार होगा, 1-2 दस्तावेज कम रहे तो भी चल जाएगा, हम दे देंगे आपको ऋण। इस तरीके से प्रचार प्रसार करते रहते। क्लियर हो गया बैंक दर किस तरीके से प्रभावित करती है। फिर क्या है? रेपो रेट। अब देखो, बैंक दर और रेपो रेट लगभग सेम है, पर अंतर थोड़ा सा है। क्या का अंतर है? क्या देखा उसमें कुछ विशेष पॉइंट नोट किया कि बैंक दर में दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना। अब क्या है, हमें पहले CRR पढ़ना था, पहले CRR को पढ़ेंगे, SLR को पढ़ेंगे, फिर रेपो रेट आता है। CRR अभी कल लिखेंगे हम, आज ऐसे ही समझ लो, टाइम हो रहा है। CRR कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी व्यापारिक बैंक जो लेन देन कर रहे हैं, जिनके पास में कुल जमा जो है, कुल जो उनकी राशि है, उसका एक निश्चित प्रतिशत उनको आरबीआई के पास में रखना होता है, ठीक। SLR वैधानिक तरलता अनुपात। आरबीआई ने ये तय कर लिया है कि जितना आपका लेन देन है उसका एक इतना प्रतिशत जो है अपने पास में नकद रखना है। 1% कुछ एक जो मात्रा है CRR के रूप में कहाँ रखना है? आरबीआई के पास में, अमानत राशि के रूप में, जमानत राशि के रूप में, और एक भाग जो है उनको स्वयं के पास रखना है, वो SLR कहलाता है। SLR कहाँ रखना है? बैंक को अपने पास। CRR कहाँ रखना है? आरबीआई के पास में। अब वो दर दे दी है कि 17% रखना है, 15% रखना है। अब बैंक ने लेन देन कर लिया, पूरा लेन देन कर लिया। अब जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बचा ही नहीं, या SLR उनके पास में बचा ही नहीं है, तो अब क्या करें? अब रेपो रेट। अब ये क्या दूसरे बैंकों से उधार ले लेते थे, वहां जुआ होता था, एक दिन का 25%, 30% ऐसा मांग लेते थे। तो फिर क्या, अब ये किससे ले लेते हैं? आरबीआई से ले लेते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? अल्पकालीन ऋण, तो वो कहलाता है रेपो रेट। अल्पकाल के लिए आरबीआई जिस दर पर इनको ऋण देता है, तो उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। कभी कभी ये भी होता है कि बैंकों के पास बहुत अधिक जमा हो गई, जितने लोगों को उन्होंने उधार दिया था उन्होंने भी लाके दे दिया, और कई लोग जिनके पहले से अकाउंट थे उन्होंने भी लाके जमा कर दिया। बैंक में पैसा ही पैसा हो गया। कौन सी बैंक में? व्यापारिक बैंक में। कोई मांगने वाला है ही नहीं। अब क्या करें? तो अब क्या करते हैं, भैया हमारे पास रखे तो पैसा डबल होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ समय के लिए आरबीआई के पास में रखते थे, भाई तुम्हारे पास में रहने दो।
अब आरबीआई को भी लगता है कि भाई इससे ले लूंगा और मैं उसको दे दूंगा, इधर दे दूंगा, थोड़ा बहुत ब्याज इसको दे दूंगा, उधर से ज्यादा ले लूंगा। तो व्यापारिक बैंक अल्प समय के लिए अपनी जमाओं को आरबीआई में रख देता है और उस पर जो ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब ये हमेशा रेपो रेट से कम होगा, रेपो रेट से कम होगा, क्योंकि भाई ये रखेगा और इसको उधार देगा, तभी तो उसको फायदा होगा, और ये दोनों बराबर हो तो उसको तो मेहनत क्या हो जाएगी? बेकारी हो जाएगी एकदम। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। कल हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मुद्रा के बारे में जैसे इन्होंने बताया था वो भी सर्च कर लिया हमने, वो सब कल हम पढ़ेंगे कि 4 जो टकसाल है और चारों के अलग अलग चिन्ह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।